वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अपनी टीम में तब्दीली की है। जिस तरह आज तक किसी को फिरदौस आशिक आवान साहिबा की तकर्रुरी समझ में नहीं आई, बिल्कुल उसी तरह उनकी बरतरफी से मुताल्लिक भी महज कयासराइयाँ ही की जा रही हैं। आज फिरदौस आशिक आवान की बरतरफी से ज़्यादा उनकी रिप्लेसमेंट बड़ी खबर बन गई है। वजीर आजम इमरान खान ने एक ऑलराउंडर की जगह 2 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी मैदान में उतारने का फैसला किया है। सेनेटर शिबली फराज को वजारत अतलात का कलमदान सौंप दिया गया है और पाक फौज के साबिक तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को अपना तर्जुमान चुन लिया है। जी हाँ, वही आसिम सलीम बाजवा जिन्हें मीडिया मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है। इमेज बिल्डिंग उनकी बहुत सी खसूसियात में से एक है। वो इमेज बिल्डिंग और वो मीडिया मैनेजमेंट जिसकी इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान से ज़्यादा किसी को ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा ये गिला करते आए हैं कि उनके हुकूमत के अच्छे काम मीडिया हाईलाइट नहीं करता। वो मीडिया के किरदार से भी मायूस हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले वो करंट अफेयर्स के टॉक शोज़ को बेमानी कह रहे थे। मीडिया से इतनी शिकायत के बाद अब उनका अपनी टीम बदलना नागुज़ीर हो गया था। आसिम सलीम बाजवा साहब ने चूंकि बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की, इसलिए सियासी बयानबाजी के लिए सेनेटर शिबली फराज को लाया गया है। सियासी मुखालफीन को जवाब शिबली फराज देंगे और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मीडिया मैनेजमेंट और हुकूमत की इमेज बिल्डिंग पर काम करेंगे। तहरीक इंसाफ की इमेज के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा और शिबली फराज की तकर्रुरी एक बेहतरीन ऑप्शन है। बल्कि अगर हम ये कहें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हालिया तकर्रुरी उनकी जमात और उनकी सियासत के ऐन मुताबिक है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को खुशामदीद कहेंगे आज के सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। वेरी क्विकली आज के पैनलिस्ट से मैं आपको रूबरू करा देती हूँ। मेरे साथ आज मौजूद होंगे वेरी ऑनरेबल अली परवेज़ मलिक साहब, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे, PMLN को सिटिंग MNA हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जी सैयद अवैस शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंध कैबिनेट का हिस्सा हैं। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन करते हुए, वो भी सिटिंग MNA हैं। एनीवेज जी, ये तमाम चीज़ें तो आपके सामने हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं पहला सवाल लेकर आपके पास आना चाहूँगी। हुकूमत में हैं, जवाबदही की पोजीशन पर ज़्यादा हैं, तमाम तर खबरें आपके गिर्द घूम रही हैं। मैं कोरोना के ऊपर बात करना चाहती हूँ। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हम किस तरह से कोरोना से लड़ रहे हैं। मैं ये भी बात करूँगी कि जी स्मार्ट लॉकडाउन, अब जो एक नई इस्तिलाह आई है पिछले 1-2 दिनों से, हम उस फेज़ में हैं, हम उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बात जो कि हेडलाइंस बटोर रही है कल से, जब से मैंने ये शो किया है और उसके बाद से हमने देखा कि खबरें आना शुरू हुई। इस्तेहकाक, प्रेरोगेटिव, अपनी कैबिनेट को चेंज करने का इस्तेहकाक, अपनी टीम को चेंज करने का प्रेरोगेटिव, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लोग लगाने के लिए का जो इस्तेहकाक है वो किसी का भी हो सकता है। लेकिन जो इस्तेहकाक है वो अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता ना, उसकी भी कोई हद होती है, प्रेरोगेटिव की भी कोई हद होती है। सवाल मेरा ये है कि लगाना होता है कोई बंदा तो उसकी भी कोई रीज़न होती है, कोई बंदा हटाना होता है उसकी भी कोई रीज़न होती है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा की ना लगाते वक्त हमने रीज़न समझ में आई, क्योंकि हम यही पूछते थे कि ये फिरदौस आपा इमरान खान साहब की चॉइस कैसे हो सकती हैं। अब जब उनको रुखसत पे भेज दिया गया है, जबरी रुखसत पे भेजा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको हटा दिया गया है, उसको सैक करना ही बोलते हैं, तो ये सवाल अब मैं नहीं करूँगी। लेकिन सवाल मैं ये करूँगी कि इतनी तगड़ी टीम आप ले आए हैं, कोरोना से हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को मैनेज करने के लिए, मीडिया से बात करने के लिए इतनी तगड़ी टीम और स्पेशलिस्ट लोगों की अकेले शिबली फराज ही काफ़ी थे कि आसिम सलीम बाजवा साहब को क्यों ले आए? पे बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है और मैं पहले तो अपने पैनलिस्ट दोस्तों को सलाम, खासतौर पर अली लाहौर में है, उनको मेरा खुसूसी सलाम, और शाह साहब को भी सलाम। देखिए, बात ये है विनीश कि ये तो जैसे आपने खुद कहा कि इस्तेहकाक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का है कि वो अपनी टीम के अंदर तब्दीली कैसे लाते हैं, कब लाते हैं और किससे मुतमईन होते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है कि जब हम फिरदौस साहबा को लेकर आए थे उस वक्त भी आप मीडिया ने और लोगों ने ये कहा कि क्या PTI के पास तो ओरिजिनल फेस है कि नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया, जब तक उनकी जरूरत थी उन्होंने काम किया है और अभी भी वो पार्टी का हिस्सा है, तो उन्होंने तो बाकायदा पार्टी ज्वाइन की हुई है।
और जो शिबली साहब हैं वो माशाल्लाह ओरिजिनली पीटीआई हैं और मतलब सेनेट में नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं सेनेट के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि और बड़े धीमे मिजाज के हैं, बड़े कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं। तो ये है कि उससे अगर मीडिया में उनके आने से मीडिया में और हुकूमत को फ़ायदा पहुंचता है तो ये हर एक कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो आप जब तक जिसको चाहते हैं उसको रखते हैं अपने साथ, और उससे अगर उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन होते हैं तो कंटिन्यू नहीं होते तो चेंज करने का हक तो हासिल है। दूसरा अभी आपने ये कहा कि कि सॉरी आफ्ताब भाई, आपकी बात काट रही हूँ, जरा 1-2 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मैं ऑपोजिशन के पास जब जाऊँ तो आपसे तमाम तर जवाबात लेकर जाऊँ ताकि वो भी बेहतर पोजीशन पे हो ऑपोजिशन रिप्लाई करने के लिए। अभी आपने परफॉर्मेंस की बात की, लेकिन उससे पहले आप ये कह रहे थे कि फिरदौस आशिका बान साहिबा ने जितना भी काम किया अच्छे तरीके से काम किया। जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कोई माली करप्शन का मैं जिक्र सुन रही हूँ, हालांकि मैं इब्तदाइये में पहले ही कह चुकी हूँ कि वो क्यों आई और कैसे आई ये भी हमें समझ में नहीं आया, आप चली गई वो भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो कोई 10% कमीशन की बात कर रहे हैं, वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, और वसाइल भी क्या, जो हमने सुना है कि 3 गाड़ियां एक्स्ट्रा को इन्होंने इस्तेमाल कर ली, 2 मुलाजमीन एक्स्ट्रा रख लिए। फिर हमें ये भी सुनने में मिलता है कि उनकी आपस में अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जो है लोगों से बन नहीं रही थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। सो द पॉइंट इज कि अगर ये सारी बातें हैं तो सर दूसरी तरफ तो वो शुगर माफिया, ये सारा कुछ, साहब आपकी बात से ही खुसरू बख्तियार साहब वो अभी तक कैबिनेट का हिस्सा हैं, बल्कि उनको तो मजीद प्रमोशन मिल गई। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं। वजह फिर बता दीजिए, वजह बता दीजिए फिरदौस साहिबा को भेजने की। बता देता हूँ, वजह बता देता हूँ मैं आपको। वजह कम से कम ये अगर आपने जो वजह बताई है और अगर यही वजह है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब भी किसी के बारे में कोई राय आती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको ऊपर सीरियसली उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। फिरदौस साहिबा इसके ऊपर तरदीद कर रही हैं इस इल्जाम पे, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो अभी तक ना मैंने जी। तो आपकी बात की ना तरदीद की है ना तस्दीक की है। मैंने कहा अगर किसी के बारे में कोई ऐसी राय आती है तो अगर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है, तहकीक की जाती है, तो ये अप्रिशिएट आप करना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी वो कोई भी चीज़ सामने लाता है, मीडिया ही लेकर आता है, मीडिया के लोग लेकर आते हैं बकौल आपके कि जी 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी, 10% लिया जा रहा था, ये था वो था, जो भी है, तो उसकी तहकीक होनी चाहिए। तो ये तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम ये तो है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर वो आपकी दूसरी तरफ ये था कि जैसे आपने खुसरो बख्तियार साहब की बात की, या वो उनका ये था कि वो ऑलरेडी पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं और उन्होंने ये ज़ाहिर बात है कि उन पर एक वो है, उसकी जो उसकी तहकीकात हो रही है उसके मुताबिक जो भी फैसला होगा वो सामने आएगा। और तो सर ये जो फिरदौस साहिबा हैं, लेकिन इन्होंने तरदीद की है इन इल्जामात की, लेकिन क्या इसकी तहकीकात हो रही है? नहीं, फिरदौस साहिबा कैबिनेट का पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं है ना। हाँ। तो लिहाजा जब उनको तब्दील किया गया है तो उनकी जगह अगर कहीं और कभी जरूरत पड़ी कहीं काम की तो ज़ाहिर बात है उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी टीम चुनी है बकौल आपके, अच्छा और ये आपने ये अपने इब्तिदाइया में पता कहा नहीं, है कि वो बेहतरीन टीम है, आपने भी खुद ही कहा है कि वो बेहतरीन टीम अब लेकर आए हैं, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें सर मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ, शख्सियात से निकलकर जो मुल्क में के लिए मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ कि सर इतनी प्रोफेशनल टीम, इतनी तगड़ी टीम, मतलब इतनी तगड़ी टीम आप ले आए हैं, इरादे क्या हैं आपके? लेकिन आफ्ताब भाई एक लास्ट क्वेश्चन मेरा फिरदौस आशिका बान साहिबा से रिलेटेड, उनकी बतौर मुशीर जो आखिरी ट्वीट है, ये मैंने अपने फोन के ऊपर ही खोली दी है, वो आखिरी ट्वीट उन्होंने 27 तारीख को की 11:10 पे। वो आखिरी ट्वीट ये है कि हुकूमत ने ऐसी तहकीकात कराई हैं जिसमें अपने लोगों पर सवाल उठे हैं। शहबाज साहब, क्या ऐसी जुर्रत पहले किसी हुकूमत ने दिखाई है? ये इकदाम शफाफ और मुनसिफाना तर्ज हुकूमत की अलामत है। साबिका अदवार में हकाइक को छुपाने और अपने लोगों को बचाने की रविश इख्तियार की जाती रही है। क्या ये आखिरी ट्वीट उनकी जाने की वजह तो नहीं है जिसमें जो उनकी मुआवन खसूसी है प्राइम मिनिस्टर की ऑन इन्फॉर्मेशन, फिरदौस आशिका बान साहिबा ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि हुकूमत ने ऐसी तहकीकात कराई है जिसमें अपने लोगों पर सवाल उठे हैं? यही तो शायद बात आप लोगों को बताना ना चाहते हो। नहीं सर जस्ट रेजिंग अ क्वेश्चन। इसमें इस ट्वीट में कोई ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है कि बाकायदा तहकीकात हो रही हैं और जिसमें बहुत सारे जो है पीटीआई के लोगों के नाम भी आ रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, तो इसलिए ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग अभी कह रहे हैं कि अगर उस तहकीकात की जद में फिरदौस साहिबा भी आ जाती हैं, डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं फिर आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं तो बहैसियत पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ कि हम कोई भी शख्स, चाहे वो आफ्ताब जहांगीर हो, चाहे कोई भी हो,
वो किसी भी कानून से बालातर नहीं है। उसको अगर बिल्कुल। उसने कोई गलत काम किया है तो उसको उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, चलिए और अगर कोई अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए, अब कम से कम आफ्ताब भाई आपको आज के इस प्रोग्राम में शिकायत नहीं होगी कि आपको इस मुद्दे पर पूरा बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अब मैं नहीं, नहीं, ऑपोजिशन की तो तरफ मैंने मैं मैं तो ऑपोजिशन की हमेशा तरफ बढ़ रही हूँ। चलिए, अब आपने जी। ऑपोजिशन को भी उसी तहम्मुल से सुनना है जिस तहम्मुल से ऑपोजिशन ने आपको सुना। आई हैड अ गुड राउंड विद यू, और मेरे साथ शो में बने रहिएगा। शो अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना पे अभी बात करनी है मैंने। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। स्टे होम स्टे सेफ की जो आपकी वो एक टैगलाइन है, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। ऑपोजिशन, दोनों ऑपोजिशन से एक ही सवाल है और अली से पहले सवाल करूंगी। हुकूमत नया नैब ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है, 18वीं तरमीम में तब्दीली करना चाह रही है। ऐसे में ये दो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड बड़े लेवल पर तैनातियां, आप डर तो नहीं गए अली परवेज मलिक साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बीनिश, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। आफ्ताब जहांगीर साहब नहायत ही काबिल एहतराम हैं, उनसे आपने मुश्किल सवालात करके उनको आपने उनका पहला या दूसरा रोज़ा मुश्किल करने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा उसको आसान करने की कोशिश करता हूँ। देखें, बात इस तरह से है कि बिल्कुल ठीक यहाँ तक तो बात है कि जी अपनी कैबिनेट को सेलेक्ट करना ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, पर बीनिश देखें पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ये यहाँ पे कोई बादशाहत नहीं होती। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जिस मर्ज़ी को अपॉइंट करें, जिस मर्ज़ी को फारिग करें, पर इसके साथ साथ ये हमारा राइट है एज ऑपोजिशन एंड एज ए पाकिस्तानी कि हमें बताया जाए कि उन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ साथ बाकी के जो आज तक कैबिनेट मेंबर्स को जब उन्होंने फारिग किया था तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं। आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा के ऊपर फ़र्क किस्म की उंगलियां उठाई जा रही हैं, पर आप ये भूल गई कि जी जब कियानी साहब को निकाला गया तो इसी किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर भी लगाए गए और थोड़ी देर के लिए उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया और उसके बाद उनको एक पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। आप ये भी जानती हैं कि जो 3 अरब का चीनी के ऊपर डाका पड़ा, जो सब्सिडी जिसने दी अपने हाथों से फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब जवां बख्त साहब, वो आज भी फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं। इसके साथ साथ खुसरो बख्तियार साहब को एक छोटी वजारत से उठा के एक बड़ी वजारत दे दी गई है। तो ये सारी बातें अपनी जगह, ये ज़रूर जिस मर्जी को सेलेक्ट करें, ये ज़रूर मुकर जाएं इस बात से कि जो इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले बताते थे कि इस मुल्क को चलाने के लिए 17 लोगों की कैबिनेट चाहिए, इससे एक वजीर ऊपर एक वजीर नीचे नहीं होना चाहिए। और आज शिबली फराज साहब की अपॉइंटमेंट के बाद ये नंबर 50 का क्रॉस कर गया है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, पर ये हमें बताएं, ये हमारा राइट है कि इन्होंने क्यों उसको डिस्चार्ज किया। अगर वो किसी खुर्द-बुर्द या करप्शन के अंदर इन्वॉल्व थी तो ये चीज़ इनफ नहीं है कि आप उनको जिम्मेदारी से अलहदा कर दें, फिर उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। और ये जो इंप्रेशन आपने इस अवाम के ऊपर दिया हुआ है कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन को एक लाइन पे लाने के लिए इदारा इस मुल्क में बन गया होगा, तो इस इंप्रेशन को भी शेड करने के लिए आप में ये मदद होगी। तो काइंडली इसको पूरी तरह हमें बताया जाए। इसके साथ साथ जो आपने बाकी की बातें की, देखें बीनिश, सॉरी मैं एक और बात इस पे कर दूं कि ज़रा ये भी इस कौम को सोचना चाहिए इस कैबिनेट चेंज के बाद कि जो वज़ीर आज़म साहब जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है उनकी अपनी कॉम्पिटेंस, क्योंकि एज ए लीडर एज ए कैप्टन वो खुद हमें बेपनाह मौक़ों के ऊपर बता चुके हुए हैं कि जी उनकी अवलीन जिम्मेदारी है अच्छे लोगों को सेलेक्ट करना। यहाँ पे असद उमर को वो IMF से निगोशिएट करने के लिए अमेरिका भेजते हैं, वो वहाँ से जहाज़ बोर्ड करता है, वापस लैंड करता है तो पता चलता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गया हुआ है। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की इतनी पुअर जजमेंट है तो क्या वो फिट हैं कि वो इस जिम्मेदारी को अच्छे एहसन तरीके के साथ कंडक्ट करें? ये भी एक सवाल है जो अपोजिशन को और PTI के अंदर जो अच्छे अनासिर बैठे हुए हैं उनको सोचने की जरूरत है। अब जो आपने बात की कि नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर और ये जो 18वीं तरमीम के ऊपर ये अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं, तो बीनिश अगेन ये बादशाहत नहीं है। यहाँ पे इनको ऑपोजिशन के साथ इंगेज करना पड़ेगा और वो नंबर्स गैदर करने पड़ेंगे जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए होते हैं। पर जिस चीज़ से ज़्यादा परेशानी होती है वो ये है कि इनकी प्रायोरिटीज़ तो ज़रा देख लें। आज कौम आपकी कोरोना की वबा के साथ लड़ाई के अंदर फंसी हुई है, बेपनाह तबाही
तबाही आपको ऑल अराउंड नजर आती है, लॉकडाउन, फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, आपको भूख और जो सारी तकलीफ है सड़कों के ऊपर नजर आती है। हमारे वजीर आजम साहब वहां पे कैबिनेट के अंदर नए वजीर अपॉइंट करना चाहते हैं, 18वीं तरमीम को रिवर्स करना चाहते हैं, और अभी तक उन्होंने ये कंसल्टेशन किसी के साथ नहीं शुरू की। तो काइंडली ये कानून, यकीनन कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होगा, उसको हमेशा बेहतर करने के लिए लाइन कट। ठीक है, ठीक है, ठीक है अली, मैं वापस आपके पास आती हूँ। आपका काफ़ी भरपूर तरीके से PMLN का मौक़िफ़ आ गया है। पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। सैयद अवैस शाह साहब, आपको मैं कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाऊंगी। सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिए कि आपको ये जो 2 तकर्रुरियाँ हैं, जो चेंज हुआ है कैबिनेट के अंदर, वो कैसा लगा? पहले ये बताइए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करूँगी। थैंक यू वेरी मच बीनिश, आपने अपने शो में बड़े अरसे के बाद इनवाइट किया। और सर आपने बहुत अरसे के बाद टाइम दिया। देखिए, अब ये जो तकर्रियाँ जिनके बारे में आपने पूछा, पहले तो मैं ये बताता चलूं कि अब ये इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो एक मजाक बना हुआ है। पिछले कोई 20 महीने से जितना गवर्नमेंट को टाइम हुआ है, इतनी सारी चेंजेस हो चुकी हैं, इतनी सारी चेंजेस होती हैं, किस वजह से हो रही हैं, कौन कर रहा है, ये सब जानते हैं। पहले तो ये महसूस होता था कि वजीर आजम साहब के पास ज़रा अकल की कमी है, लेकिन अब तो ये पक्का हो गया कि इख्तियारात बिल्कुल भी उनकी भी कमी है, इख्तियारात भी उनके पास नहीं है। अब ये 2 चेंजेस की गई हैं, आखिर किस चीज़ को छुपाने के लिए 2 चेंजेस की गई? फिरदौस आशिक अवान को कैसे लाया गया, वो किस तरह आई, किसी को कुछ पता नहीं किस वजह से आई, आके बैठ गई। उन्होंने बहुत जारियाना खेलने की कोशिश की, किसी भी तरीके से छुपाने की कोशिश की सब चीज़ों को जो गवर्नमेंट कर रही है, उनके झूठे फलसफे, झूठे दावे, उसने बहुत कोशिश की। अब किस तरह वो चली गई, अब करप्शन के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, उंगलियां भी उठ रही हैं, और अब 2 नई हस्तियां यहाँ पे आ गई। उन हस्तियों को क्या टास्क दिया गया है, किस तरह वो मीडिया मैनेज करेंगे, किस वजह से आ रहे हैं? देखें, इस वक्त तक इस हुकूमत ने 20 माह में जो कारकर्दगी दिखाई है, अगर ये इतनी चेंजेस कप्तान कर रहा है और कप्तान समझ रहा है कि उसने टीम बनाई है, तो ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो क्रिकेट में तो अपनी टीम शायद तरीके से बना चुके और वर्ल्ड कप की ठीक तरह से पाकिस्तानियों की दुआओं से जीत गए, लेकिन इस वक्त तक वो अपनी टीम यहाँ पे नहीं बना सकते। कितनी चेंजेस उन्हें और करनी है? 15 या 16 चेंजेस तो अगर आप पिछले 20 माह में देखें तो वो कर चुके हैं। मुख्तलिफ महीनों में कभी 2 वजीर, कभी 1 वजीर, कभी स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे बहुत चेंजेस किए हैं। अभी तक उनकी टीम नहीं बन रही है। अब ये टीम किससे पूछेगी, ये टीम किसको जवाबदेह है, ये टीम किसके कहने पे बनाई जा रही है? अभी ये जो खाका खुल के सामने सबके सामने आ रहा है। अब ये जो 2 चेंजेस की गई हैं, एक छोटी सी चीज शाह साहब, एक छोटी सी चीज इसी के साथ, ये एक तरह से देखा जाए स्कैंडल्स की बात हो रही है ये इस फोरम के ऊपर भी, और वैसे भी ये बात हो रही है कि जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को करप्शन की बेस पे निकाला गया है। जो भी जितनी भी खबरें हैं, जितने भी र्यूमर्स चल रही हैं, जिनको फिरदौस आशिक अवान साहिबा डिनाई कर रही है, हुकूमत ने अभी उसके ऊपर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छी भी तो चीज़ है ना कि अगर इमरान खान साहब को एक शख्स वो समझ रहे हैं कि जी कोई सेटिस्फैक्ट्री अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, या फॉर एग्जाम्पल उससे वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर ये अथॉरिटी है कि वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हटा के फॉर दैट मैटर किसी और को ला सकते हैं, अपनी नई टीम चुन सकते हैं। तो ये भी तो अच्छी चीज है ना। देखें, अथॉरिटी की आप बात ही ना करें। अगर ये अथॉरिटी है कि सिर्फ फिरदौस आशिक अवान की करप्शन है और उनकी करप्शन की वजह से उनको हटाया गया है, तो जिस तरह मेरे भाई ने लाहौर से बोला है, मैंने साहब आई एम सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात की कि वो कौम, हमारा हक है बीइंग पाकिस्तानी, हम जानना चाहते हैं। वो नैब में रेफरेंस फाइल हो, उनकी चीजें सारी तो दुनिया के पाकिस्तान के सामने आया हो कि ये उन्होंने करप्शन की, इस वजह से हमने उसको हटाया। लेकिन अगर उनकी टीम में, जिस तरह अभी कह रहे हैं कि टीम क्या उनके इख्तियारात है, सॉरी टू से, लेकिन वो तो उनकी टीम में ऐसे करप्ट लोग हैं जिनको वो साथ लेके चल रहे हैं, जिनकी वो तरक्कियां कर रहे हैं। अब उसका कौन जवाबदेह होगा? एक अंग्रेजी का पुराना मुहावरा है, अ मैन इज नोन बाय हिज ओन कंपनी। तो क्या जहांगीर तरीन किसकी कंपनी है? ये इस वक्त जो खुसरो बख्तियार है वो किसकी कंपनी में है? या ये अली जैदी साहब जो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं, ये मेरी टीम का या मुराद अली शाह की टीम का हिस्सा नहीं है, या बिलावल भुट्टो जरदारी की टीम का हिस्सा नहीं है? किसकी टीम का हिस्सा है? उनको बचाने के लिए वक्त पे वक्त दिया जा रहा है और फिरदौस आशिक पे लिखा सिर्फ ये इख्तियारात, अच्छा इख्तियारात शो करने। अगर आपने इतनी तब्दीलियां ही करनी है जो आपने नारा लगाया था, तो एक और तब्दीली कर लें, सारी चीजें सुधर जाएंगी। कप्तानी हटा दें, ये पूरा मुल्क और पूरी गवर्नमेंट सुधर जाएगी। अगर ये चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने गलतियां की हैं अभी,
इनको किसी तरीके से सुधारने की कोशिश करनी है, तो खुदारा ठीक है। इस वक्त इस मुल्क की आवाम का ख्याल करें। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जवाब भी जानेंगे हम आफ्ताब जहांगीर साहब से, और कुछ जरा कोरोना के मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी बैक विद द सेम पैनलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहेंगे। आज की सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है सैयद अवैस शाह साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अली परवेज़ मलिक साहब जो कि भरपूर तरीके से नून लीग का मौक़िफ़ दे रहे हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नेवर द लीस्ट आफ्ताब जहांगीर साहब, सिटिंग MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने अपनी ऑपोजिशन की तमाम तर रिजर्वेशन सुन ली, कॉमेंट करना चाहते हैं इसके ऊपर ज़रूर कीजिए, लेकिन मेरा सवाल कोरोना के हवाले से वो ये है कि ज़ाहिरी सी बात है, हमें एक चीज़ जो पता चल रही है कि सिंध के अंदर, आपका क्योंकि ताल्लुक सिंध से है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, सिंध के अंदर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसकी एक रीज़न ये है कि जो केसेस हैं वो ज़्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं, यानी कि लोग अपने टेस्ट कोरोना के हवाले से ज़्यादा करा रहे हैं। जब हम ये बात दूसरे सूबों की करते हैं, स्पेसिफिकली अगर उस सूबे की बात करूँ जहाँ पर मैं बैठी हूँ या अली परवेज़ मलिक साहब बैठे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि 22 अप्रैल को, आई एम श्योर कि पूरा का पूरा चार्ट आपके पास मौजूद होगा, मेरे पास वो पूरा मौजूद है, कि 22 अप्रैल को हम देख रहे थे कि पंजाब के अंदर जो कोरोना टेस्ट हैं और जो कोरोना केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आज जब मैं ये शो कर रही हूँ तो वो केसेस कम हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि केसेस लोग कम टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट कम होंगे तो केस कम आएंगे, टेस्ट ज़्यादा होंगे तो केस ज़्यादा आएंगे। सिंध की शिकायत भी यही है कि टेस्ट नहीं कराए जा रहे पूरे पाकिस्तान में। आफ्ताब जहांगीर साहब, इसके पीछे क्या फंडा है? अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? बीनी साहबा, मैं आप 2 मिनट लूंगा। आप पहली बात तो ये कि अभी कम से कम ये तो हुआ कि मेरे दोस्त अवैस शाह साहब ने और इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जी अगर कोई करप्शन की चार्ज किसी पे लगता है तो उस पर तहकीकात होती है। अच्छा, ये जो अभी डॉक्टर साहबा के ऊपर लगा है, तो ये मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या के जरिए आया कि जी उन्होंने 10% एडवर्टाइजमेंट पे लिए या एक्स्ट्रा अपनी वो, लेकिन यही सब कुछ तो सिंध कराची के अंदर हुआ। जब सिंध के अंदर हुआ कि वहाँ के ताजिरों ने कहा कि जी हमसे इन्होंने भत्ता मांगा है, हमसे इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए पैसे मांगे हैं, हमसे दुकानें खोलने के लिए पैसे मांगे गए हैं, जिसकी ऑडियो भी आई, सारे कुछ हुआ और उसका डेनाए भी आया। अगर ऐसी बात ना होती तो डेनाए क्यों आता? उन्होंने कहा नहीं ये सब ऐसा है, हम इसकी तहकीकात करेंगे। भाई आखिर कोई है तो आप तहकीकात करें। कम से कम वजीर आला पर ये जो इल्ज़ाम लगा कि उसने कहा हुआ है भाई खोखे दो खोखे, तो ये इतनी जुर्रत तो हो ना फिर बिलावल साहब के अंदर कि वो कहे कि भाई आप पर इल्ज़ाम लग गया है, आप जरा एक साइड पर तो हो ना, है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोगों ने ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री में देखा है कि कभी किसी पर इल्ज़ाम लगा तो उसकी तहकीकात भी और उसको उसके मुताबिक सजा भी मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बात आपने अभी की कि जी कोरोना के हवाले से, देखिए बात ये है कि मैं कराची में रहता हूँ बिनिश, मुझे पंजाब की सूरत हाल का नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ नहीं गया, ना KPK का। जो आप लोग मीडिया हमें बताता है हमें उससे नॉलेज मिलती है कि जी क्या सूरत हाल है। लेकिन कराची की सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर जहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन है, जहाँ पर सॉफ्ट या वो क्या कहते हैं उसको, दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आजकल, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन है। उसके बावजूद मैं आपको, अगर वीडियो आप कहेंगी तो मैं बना बना कर भेजूंगा कि आपको नजर ही नहीं आएगा लॉकडाउन, कि लॉकडाउन है कि नहीं। लॉकडाउन आपको कहाँ नजर आ रहा है? उन जगहों पे नजर आ रहा है जहाँ पर लोगों ने लिख कर लगाया हुआ है अपने दरवाजों के ऊपर गेस्ट आर नॉट अलाउड है। वो कुछ पोश एरिया है जहाँ के अंदर नजर आ रहा है, बाकी तो आपको कहीं नजर ही नहीं आता लॉकडाउन है किधर, समझे ना। जबकि यहाँ पर तो मुकम्मल लॉकडाउन है, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। और ये मैं ये नहीं कहता कि मैं इस पर ना सिंध गवर्नमेंट को कोई जिम्मेदारी डाल रहा हूँ ना वफाक को, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें अपने एहतियात करनी चाहिए। जो SOPs हैं इस बीमार, इस वबा के, उसे फॉलो करना चाहिए। और इसको क्योंकि अभी कोई ऐसी वैक्सीनेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली जिसको इसके बाद हम ये समझें कि ये हमने लगा लिया तो हम एहतियात के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन ये कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जो भी हुकूमत, चाहे सूबाई है चाहे वो कौमी है,
वो अगर कोई ठीक है। इंस्ट्रक्शन देती है तो लोगों को चाहिए कि उसको फॉलो करें। ठीक है। अवैस शाह साहब, सिंध के अलावा दीगर सूबों ने जो कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी कर दी है, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट को जो रिजर्वेशंस हैं, आपको कुछ तसल्ली हुई है आफ्ताब जहांगीर साहब का जवाब सुन के? नहीं, मैं इस पे जरूर कमेंट करूंगा। आफ्ताब साहब ने जो बात की कि सिंध ताजिर इत्तेहाद का जो इल्ज़ाम लगाया, तो मैं आफ्ताब साहब को ये बताता चलूं कि ये सोशल मीडिया पे जितनी भी वायरल चीज़ें हमारे खिलाफ की गई या कुछ भी हुआ, आखिर वही ताजिर बरादरी जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल उन्होंने डिनाई भी किया। वो आके बैठे भी कि उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से इनकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है या कुछ भी नहीं, और हमने इन्वेस्टिगेशन और भी कर दिया और FIA को भी ये लिख दिया है कि साइबर क्राइम हमें बताया जाए, साइबर क्राइम डिवीजन हमें बताए कि आखिर ये किसने प्रोपेगेंडा की है। लेकिन अगर इस तरह की बात होती है आफ्ताब साहब, तो ये फैक्ट्रियां जो खुली हैं इस वक्त, जिनको आहिस्ता आहिस्ता परमिशन दे रहे हैं, वो क्यों दी गई हैं? आपने ये तो कहा कि लॉकडाउन प्रॉपर नहीं है, पॉश एरियाज में है, ये नहीं हो रहा। देखिए, इसके पसे पर्दा बहुत सी चीजें। मैं कोरोना के इस पॉइंट पे आपको टारगेट बिल्कुल नहीं करूंगा। आप 100 गलतियां कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे भी, लेकिन मैं कोरोना वाले पॉइंट पे इसलिए आपको ये हमेशा कहता रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो फैसले होते हैं, सैयद मुराद अली शाह साहब ने बार बार उनको अपोज भी किया है, लेकिन सिंध को मजबूरन आपके फैसले इसलिए मानने पड़ रहे हैं कि आप उन पे ये फैसले ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं कि ये भी करें, आप ये भी करें, पंजाब में ये हो रहा है, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, और आप बार बार ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये बातें करते हैं कि आपको बार्बर शॉप भी खोलना है, आपको दूसरी चीजें भी खोलनी है। लेकिन हमने ये रिजर्वेशन जाहिर की कि देखें ये लॉकडाउन है और लॉकडाउन को इस तरह ना बनाया जाए। अगर आपने सारी चीजें ही खोलनी है तो फिर इस लॉकडाउन का वो जो विजन है, जो मकसद है, वो सारा खत्म हो जाएगा। और आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त फिरदौस आशिक अवान का आपने एक मिसाल दे दी, या बाजी का, कि बाजी तो हमारी चली गई, अब पता नहीं क्या होगा और कौन बात करेगा। लेकिन तो ये तो मैं आपको बता दूं, क्यों शिबली फराज साहब तो हैं बात करने के लिए, शिबली फराज साहब करेंगे ना बात। वो सिर्फ शिबली फराज साहब बहुत सीजन्ड और ठंडे आदमी है, मैं उनको जानता हूँ, और वो सिर्फ सुनेंगे बेचारे, बर्दाश्त करेंगे, बात कोई और करेगा। तो अच्छा है ना, आपको तो चाहिए था कि कोई आपका सुने, वरना यहाँ से आप बात करते थे और फिरदौस आशिक अवान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको जवाब देती थी। बाउंसर खाने के लिए रखा गया और खेलेगा कोई और, वो सिर्फ बाउंसर ही खाएंगे। उनको रखा गया है कि वो पिच पे खड़े होकर बाउंसर्स खाएं और पीछे से बैटिंग किसी और ने करनी है। तो देखिए, कोई भी बैटिंग कर ले, कोई भी पिच पे आके खड़ा हो जाए, जिस मकसद के लिए ये किया गया है हम सब समझते हैं। जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि ये नैब लॉ में जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, ये कहीं 18 अमेंडमेंट का, देखिए 18 अमेंडमेंट से और नैब लॉ से क्यों कोई नहीं डरता। आप डर इनको खुद को है कि नैब लॉ में वो अमेंडमेंट करें जो इनके लिए आसान हो, क्योंकि अब ये खुद फंसने जा रहे हैं, क्योंकि चीजें अब इनके लिए खुल के सामने आ रही हैं कि इन्होंने 20 माह में क्या क्या किया है। जो इर्द गिर्द लेफ्ट राइट जो खड़े हैं, उनकी जो चीजें अब इस मंजर आम पे आ रही हैं। देखिए, अब खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी इलेक्शन में बहुत से अच्छे बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया था। तो जो बिजनेसमैन होता है वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। अगर बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया तो 20 माह में वो निकालेगा, तो उसका कोई कसूर तो नहीं है बेचारे का। अगर उसने चीनी का स्कैंडल कर दिया या कोई आटे का स्कैंडल कर दिया, उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसको तो अपने पैसे चाहिए, उसने इन्वेस्ट किया है। वो बेचारा एक जहाज चल रहा था, बस की तरह इधर उधर भाग रहे थे। आप भी ना कभी कभार बहुत ज्यादा ही कर देते हैं। हुकूमत ने खजानों के मुंह खोले में, अली परवेज मलिक साहब वापस आती हूँ आपके पास। हुकूमत ने, अली परवेज साहब, खजाने के मुंह खोले में है कोरोना से फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बहस अभी तक जो है वो दोबारा सर उठा रही है कि 18वीं तरमीम से सूबों को फायदा हो रहा है कि विफाक को फायदा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि भाई विफाक तो पूरा कंगाल हो जाता है क्योंकि सूबों को हिस्सा मिलता है। यहाँ पर हुकूमत ने खजानों के मुंह खोले हुए हैं, आप ऑपोजिशन उनको क्रिटिसाइज करिए, लेकिन क्या हो रहा है कि आप ही के कॉलीग हैं हमाद अजहर साहब, वो हमें कल आके बता रहे थे कि छोटे ताजिरों के लिए 50 अरब, दिहाड़ीदार और मजदूर और बेरोजगार होने वाले जो अफराद हैं उनके लिए 75 अरब का पैकेज है, यानी डेली वेजेस। और जो अपने काम खोलेगा, कारोबार खोलेगा, तो उसको 3 महीने का जो बिल आएगा वो हुकूमत देगी। अब इतना सब तो हुकूमत कर रही है अली परवेज मलिक साहब, इसके बावजूद आप ऑपोजिशन मिलकर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और क्या करे अब हुकूमत? बीनेश, मैंने आपसे जो पहले सेगमेंट में भी गुजारिश की वो ये थी कि हमें मौके की मुनासबत देखनी चाहिए और फिर किसी काम की तरफ
का पहला कदम उठाना चाहिए। 18वीं तरमीम के अंदर, NFC के अंदर, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर या किसी भी कानून के अंदर अगर कोई सुखन रह गया हुआ है, दिस इज़ नॉट द टाइम टू बी ओपनिंग अप दैट डिबेट। मैं गुजारिश कर रहा था इस वक्त पूरी कौम को यकजा होके कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की ज़रूरत है। जब हम एक दफ़ा इस पेंडेमिक को हम टैकल कर लेंगे तो उसके बाद ये सारे इश्यूज़ को हम यकीनन उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात आ गई कि कोरोना के लिए इन्होंने ख़जानों के मुंह छोड़े हुए हैं, तो बीनिश आप वो भूल गई हैं कि वज़ीर आज़म साहब जब गवर्नर हाउस लाहौर में आए थे तो उन्होंने क्या अपने वर्करों को कहा था कि मैं टाइगर फोर्स क्यों बना रहा हूँ, या मेरे जो अपने जो पार्टी के मेंबरान इलेक्ट होके आए हैं उनके पास ये टाइम है कि इस खजाने को कम ज़्यादा, वो एक अलहदा बहस है कि दुनिया के अंदर लोग किस तरह से इसको टैकल करने के लिए, लोगों की तकलीफ को कुशन करने के लिए दुकानों के किराए भी दे रहे हैं, बैंकों का सूद भी दे रहे हैं, हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो एक अलहदा बहस है। पर जब आप किसी नेशनल क्राइसिस को अपने हल्के सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करें, आप हुकूमत वक्त के पैसों को अपने आटे की बोरियों के ऊपर PTI की स्टैंपें लगा के लोगों के अंदर राशन तकसीम करने की कोशिश करें, तो आप उस कौम के या उस वक्त के हुक्मरान के इक़्तिदार के बारे में आप क्या कह सकते हैं? उनकी इक़्तिदार ही है, उनकी वैल्यूज़ ही हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है, इनको कौम की तकलीफ का ना एहसास है ना उसकी ये कुछ उसके लिए अजाला कर सकते हैं। अगर इनके पास ज़रा सा भी दर्द होता तो ये उस वक्त सारी ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करते, एक यूनिफाइड एक्शन प्लान बनाते। इनके पास खुद तो इतना ज़र्फ नहीं था, पर जब स्पीकर साहब ने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट ही कर लिया था जहां पे सारे पार्लिमानी लीडर इकट्ठे हो रहे थे, तो वहां पे वजीर आजम साहब को चाहिए था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और बाकी के जो पार्टी लीडरान वहां पे बैठे थे उनसे सजेशंस लेते और एक रोड मैप बनाते ताकि हम इस कौम को इकट्ठा होकर आगे लेके चल सके। हम यहाँ पे 1.5 महीने के अंदर लॉकडाउन वर्सेस नॉट लॉकडाउन वर्सेस स्मार्ट लॉकडाउन की बहस से बाहर नहीं निकले। हमने इंडिया का मजाक उड़ाया कि उन्होंने लॉकडाउन किया और उनकी लोगों को कितनी तकलीफ हुई। हमने लोगों से झूठ बोला कि उनके वजीर आजम ने लॉकडाउन के ऊपर माजरत की, हालांकि उनके वजीर आजम ने लॉकडाउन के ऊपर माजरत नहीं की थी, उन्होंने उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ हुई थी उसके ऊपर माजरत की थी। आज दुनिया क्या कह रही है कि इंडिया के लॉकडाउन की वजह से जो वहां पे इन्फेक्शंस 3 दिन के अंदर डबल हो रही थी, वो नंबर आज 8 दिन के ऊपर चला गया है, जिसका मतलब ये है कि बीमारी के ऊपर कुछ ना कुछ उन्होंने काबू पा लिया है। हम अपनी नालायकी से, अपनी जो सोच है या अपने कम ज़र्फ से, क्योंकि हर चीज़ को पलूट कर देते हैं, तो आज हमारा जो नई इन्फेक्शंस की जो डिस्कवरी है वो भी पीक कर रही है। आप जानती हैं रोज़ 700-800 नए केसेस आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं आज तक इस मुल्क की टेस्टिंग हिस्ट्री के अंदर। इसके साथ साथ मोर्टेलिटी भी ऊपर चल रही है, लोगों के अंदर लॉकडाउन का स्टेमिना भी ख़त्म हो गया है। तो ये हुकूमत किस तरफ इस कौम को लेके जा रही है? मैं तो सिर्फ इनको अफसोस के साथ ये कह सकता हूं कि होश के नाखून लें, बिकॉज मुश्किल टाइम आगे नजर आ रहा है अगर हम इसी ट्रैजेक्टरी के ऊपर चलते रहे। चलिए जी, होश के नाखून ले ले आफ्ताब जहांगीर साहब, फाइनल कमेंट्स दे देते हैं ताकि फिर मैं प्रोग्राम को क्लोज करूं। होश के नाखून ले, अली परवेज मलिक साहब की बात को मानते हुए। दिनेश, मैं तो ले लूंगा होश के नाखून, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे भाई जो है ना, इनको समझ नहीं आ रही है। हालांकि बहुत ही इंटेलेक्चुअल है अली, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ इनसे, मेरा छोटा भाई है, दोस्त है मेरा। लेकिन बात यह है कि देखिए 18वीं तरमीम की आपने बात की थी, 18वीं तरमीम हो या कोई भी मामला हो, वो भी अपनी जगह चलते रहते हैं और हालात भी चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ एक वो हो जाए। 18वीं तरमीम की जरूरत इसलिए बहुत ज्यादा है अली भाई, आप भी बिनिज, आप लोग कब कराची आए तो मैं आपको दिखाऊं कि 18वीं तरमीम के, मैंने हमेशा, मेरी पहली तकरीर भी जो पार्लियामेंट में थी उसके अंदर भी मैंने ये बात की थी कि रीविजिट करने की जरूरत है। 18वीं तरमीम खत्म नहीं करें, लेकिन इसके अंदर जो सुखम है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम की वजह से हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन, हमारी पॉलिसी वफाक की अलग है, सूबे की अलग है, क्योंकि सूबे के पास इख्तियार है, तो इसलिए अगर वफाक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, तो इसलिए अगर सूबे सिंध के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसकी जिम्मेदारी फिर वफाक पे नहीं जाती, वो सूबे पे जाती है। और ये जो आप बात कर रही हैं, ये इश्यूज हैं, अपनी जगह पर हैं, यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं और वो इस हुकूमत की नालायकी की वजह से सूबे सिंध की। अब नैब ऑर्डिनेंस तो कब से खत्म हुआ है, आपको ये टाइम मिला उसको दोबारा से करने का, और वो करना भी जरूरी है, अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको रिन्यू करना। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, वो हो नहीं सकता, उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि एक
अक्सरियती राय ना हो जिसके अंदर ऑपोजिशन और ये बेसिकली पार्लियामेंट का सर फेलियर है कि आप इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी नहीं कर पाए इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मेरा शो का वक्त खत्म हो गया है। इसमें नहीं हो सकती, उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इसके लिए कोई बेचैन होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी मेरा अली एक समझदार आदमी है तो उसको चाहिए कि ऐसा कानून साजी होनी चाहिए जिसमें वफाक और सूबे को बैलेंस रखा जाए। भाई इतनी मोहब्बत आफ्ताब साहब आपकी, आफ्ताब साहब इतनी मोहब्बत है अली परवेज मलिक साहब के साथ, आप उनको फोन करें, उनसे कुछ मशवरा लेकर उन पे अमल करें। मुझे आई हैव टू क्लोज द शो। मैं तो जो मेरे साथ मेरे उसके अंदर भी है, कमेटीज के अंदर भी साथ है मेरे। अच्छी बात अगर शाह साहब मैं तो जो अच्छा है वो और जो मुझे पसंद है मैं उसके बरमला हजार भी करता हूँ, मुझे कोई प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप लोगों को खुदा हाफिज कहने से पहले एक दफा फिर से बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। वो बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट जो कि इस टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर, रमज़ान के टाइम पर, इस कोरोना क्राइसिस में, इस पेंडेमिक में अपने अंडर प्रिविलेज या लेस प्रिविलेज जो बहन भाई हैं उनका साथ दे रहा है, उनको राशन प्रोवाइड करके, उनके लिए तंदूर खोल के, ताकि वो इस मुश्किल वक्त के अंदर 2 वक्त की रोटी खा सके और उनके चूल्हे ठंडे ना पड़े। सैयद फराज हसन साहब हमें ज्वाइन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट का काम रमज़ान में कितना बढ़ गया है या उसी हिसाब से उसी नॉर्मल रूटीन पर चल रहा है? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हमारा काम भी बढ़ गया है। हमारे जितने अहले खैर हजरात हैं उनके जज्बात और जो वॉलंटियर्स हमारे इस वक्त हैं अपने भूख प्यास की कुर्बानी के साथ सख्त गर्मी के अंदर जो है खिदमत कर रहे हैं। इफ्तार के बाद भी, तरावियों के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14 लाख अफराद तक हमारी दादी सरगर्मियाँ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। और जो हमारे तंदूर का जो काम है वो बलूचिस्तान के अंदर भी जितने कारोबारी इलाके थे जहाँ पर फैक्ट्री के मुलाजमीन और डेरे में रहने वाले मुलाजमीन जो काम कर रहे थे, तो उन सब तक अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर रोटियाँ हमारी 9,22,000 रोटियाँ अब तक हम फराहम कर चुके हैं और ये कंटिन्यू हो रहा है। अल्लाह आपके इस काम में बरकत डाले। आपके आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे इस नोट के साथ कि जितने लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए, इनका साथ दीजिए और वो तमाम लोग जो कि ज़रूरत में हैं वो इनसे रब्ता कीजिए ताकि आपके लिए आसानियाँ हो सके। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सब कुछ ठीक रहा तो इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। सी यू।